हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। और ये वैल्यू एडिशन कोर्स का पार्ट है। अभी तो डीयू में ही है और एनईपी के अकॉर्डिंग वैल्यू एडिशन कोर्स भी एक पार्ट होता है हमारे सिलेबस का। सो आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट 1, ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस, डेफिनेशन फैक्ट एंड फैक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स आएंगे। फिर फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग फॉर हैप्पीनेस। उसके बाद में जो थर्ड टॉपिक जो कवर करना है वो है फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस। एंड लास्ट इज हाउ टू कॉप विद स्ट्रेस, अ लाइफ सेविंग स्किल। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो स्टेट कहा गया है जिसमें एक पर्सन थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस करता है, या फिर जब उसके साथ कुछ अच्छी घटना हो रही होती है तब एक्सपीरियंस करता है, या एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव अ पॉजिटिव एवेल्यूएशन ऑफ वंस लाइफ, या पॉजिटिव आउटलुक रखता है लाइफ की तरफ। एंड अकम्पलिशमेंट्स ओवरऑल, दैट इज सब्जेक्ट वेलबींग। देखो, हैप्पीनेस जो है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक ऐसी स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग है दैट अ पर्सन एक्सपीरियंस आइदर इन अ नैरो सेंस, कब, when good things happen in a specific moment, or more broadly as a positive evaluation of one's life and accomplishments overall, that is subject well-being। तो हैप्पीनेस जो है वो स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग है जो एक इंसान एक्सपीरियंस करता है, या तो थोड़ी देर के लिए जब उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है किसी उस मोमेंट में उसको हैप्पीनेस फील होती है, या अगर इसको थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, है ना, अपनी लाइफ की तरफ स्पेशली, एंड अकम्पलिशमेंट्स की तरफ, जो हमने अचीव किया हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, और जो भी हमारी कंडीशन है हम उसको पॉजिटिवली डील कर रहे हैं, दैट इज़ हैप्पीनेस। पढ़ लेते हैं एक बारी और। हैप्पीनेस इन साइकोलॉजी इज़ अ स्टेट ऑफ इमोशनल वेलबींग that a person experiences either in a narrow sense, when good things happen in a specific moment, or more broadly as a positive evaluation of one's life and accomplishments overall, that is subject well-being। फैक्टर्स अफेक्टिंग हैप्पीनेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप हैप्पी रह सकते हो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही होनी चाहिए। फैमिली रिलेशनशिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट कम्स वर्क, आप जो काम कर रहे हो आपको उसमें खुशी मिलती है या बस काम ही कर रहे हो पैसे के लिए, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हैप्पीनेस। कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो भी डिटरमाइन करते हैं कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली लोगे या आप हैप्पी रहोगे या नहीं रहोगे। पर्सनल वैल्यू, आपके बिलीव्स कैसे हैं, आपके रिलीजियस वो कैसे हैं, है ना, रिलीजियस बिलीव्स कैसे हैं, आप सोचते किस तरह से हो, आप पॉजिटिवली लेते हो चीज़ों को, नेगेटिवली लेते हो। फिर आता है पर्सनल फ्रीडम, गवर्नेंस राइट्स एंड रूल्स ऑफ लॉ, हमारे पास हमारी पर्सनल फ्रीडम भी होनी चाहिए, अपनी एक स्पेस भी होनी चाहिए। अगर कोई और हमें कंट्रोल कर रहा है वी कुडंट फील हैप्पी इन दैट कंडीशन, है ना। तो हमारे पास क्या है, हाई हेल्थ है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, फैमिली रिलेशनशिप्स है, ये तो बहुत ही कॉमन है ना। हेल्थ, फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली रिलेशनशिप, वर्क। फिर कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स, हमारी पर्सनल वैल्यू, पर्सनल फ्रीडम, ये चीज़ें भी आती हैं हैप्पीनेस में ही। ओके, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, सनफ्लावर ऑफ हैप्पीनेस से भी देख सकते हैं, जैसे हेल्थ, ऑटोनॉमी, पर्पस, प्ले, इंटीग्रिटी, नेचर, एम्पैथी, सिंप्लिसिटी, स्माइल। बट ये भी आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से दैट इज़ बेटर, दिस वन इज़ बेटर। ये भी हम बना सकते हैं एग्ज़ाम में बनाने के लिए। फिर आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर हैप्पीनेस। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हैप्पीनेस एंड वेलबींग। हियर आर सेवरल की एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हैप्पीनेस। क्या क्या होता है, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा अर्बन डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
तीसरा एयर एंड वाटर क्वालिटी, फोर्थ नॉइज़ पॉल्यूशन, फिफ्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्स्थ इज कम्युनिटी एंड सोशल कैपिटल, वर्क एनवायरनमेंट, access to healthcare and education, cultural and recreational facilities, environmental sustainability। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट। Access to and interaction with natural surroundings such as parks, green spaces, and natural landscapes have been shown to positively affect mental health and happiness. Exposure to nature promotes relaxation, reduces stress levels, and enhances overall well-being। तो हमारा जो, अगर हम लोग पार्क में जाते हैं, ग्रीनरी में रहते हैं, तो हमको शांति मिलती है, पीस मिलता है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ सही रहती है और वी फील हैप्पी। एक्सपोजर टू नेचर ऑल्सो प्रमोट्स रिलैक्सेशन, रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल्स। और अगर हम नेचर में रहते हैं ना, वहाँ पे प्लांट्स होते हैं, उनसे ना यूजुअली यू फील रिलैक्स, है ना, और वो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम कर देता है कई हद तक, अगर आप थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करो। इसीलिए माउंटेन में चले जाते हैं लोग, जब छुट्टियाँ होती हैं पहाड़ों पे चले जाते हैं, है ना, क्योंकि वो उनको काइंड ऑफ रिलैक्सेशन फील कराता है। फिर आता है अर्बन डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वेल प्लान्ड सिटीज़ एंड नेबरहुड्स दैट प्रायोरिटाइज वॉकेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी टू अमेनिटीज़, green infrastructure contribute to a higher quality of life and increased happiness among residents। जैसे अर्बन, आजकल बहुत ज़्यादा सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो उनकी डेवलपमेंट इस तरह से हो, उनकी प्लानिंग इस तरह से हो कि वहाँ आसपास में वॉक करने की स्पेस हो, चीज़ें हों, जैसे शॉप्स हों, हेल्थ केयर सेंटर, स्कूल्स, वो सब इजीली अवेलेबल हों। उसके साथ में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब पार्क्स वगैरह भी होने चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, जगह नहीं है रहने के लिए। दैट विल नॉट मेक यू फील हैप्पी, है ना। और हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी तो हम हैप्पी नहीं रह पाएंगे। और अगर हम इस तरह से क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इट्स वेरी टफ टू बी हैप्पी। फिर आता है एयर एंड वाटर क्वालिटी। क्लीन एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर फिजिकल हेल्थ। क्लीन एयर एंड वाटर जो है फिजिकल हेल्थ के लिए एसेंशियल है, and they play a crucial role in psychological well-being। Poor quality air and polluted water can lead to negative health outcomes and diminish overall happiness। So अगर क्लीन एयर और वाटर रहता है तो हमारी फिज़िकल हेल्थ सही रहती है, हमारी बॉडी सही रहती है। और अगर हमारी हेल्थ सही है, फिज़िकली हम ठीक हैं, तभी हम हैप्पी रह सकते हैं। इफ़ वी आर सफरिंग फिज़िकली फ्रॉम डिजीज़ेज़ एंड ऑल दैट, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। So clean air and water are essential for physical health and they play a crucial role in psychological well-being। Poor air quality and polluted water can lead to negative health outcomes and diminish overall happiness। फिर आता है noise pollution। Excessive noise from traffic, construction or other sources can be disruptive and detrimental to mental health। Quiet and peaceful environments contribute to a sense of calm and relaxation which are conducive to happiness। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी ट्रैफिक से, कंस्ट्रक्शन साइट्स बना देंगे या बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी उसकी वजह से, तो क्या होगा, हमारा जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होगा। बहुत ज़्यादा साउंड ना, इट लीड्स टू हेडेक्स और नर्वस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्वाइट और पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि हमें काम और रिलैक्स फील हो, हमारा माइंड जो है वो काम रहे। सो व्हाट हैपन्स विद दैट, ताकि तभी हम हैप्पी रह पाएंगे। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फीलिंग सेफ इन वंस एनवायरनमेंट इज़ अ फंडामेंटल प्रीक्विज़ाइट फॉर हैप्पीनेस। लो क्राइम रेट्स, इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट एंड सिक्योर लिविंग कंडीशंस कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ वेलबींग एंड पीस ऑफ माइंड। जिस भी जगह हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हमें फ़ील होना चाहिए कि वी आर सेफ़ इन दैट प्लेस। वी शुड फील सेफ़ एंड सिक्योर इन दैट प्लेस। वहाँ के क्राइम रेट या तो लो होना चाहिए, वैसे तो लो ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, एंड तभी तो वहाँ शांति रहेगी उस जगह में, है ना, सेफ्टी रहेगी। और दूसरा,
अगर कोई क्राइम हो भी जाता है तो वहाँ का लॉ जो है वो इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा ना इफ़ेक्टिवली वर्क करे, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या कोई चोरी हुई है तो आपको हेल्प मिल सके जल्दी से जल्दी, है ना। एंड सिक्योर लिविंग कंडीशंस, तो ये क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी इंसान को ना उसके माइंड को शांत रखती है। यू डोंट फील फियरफुल इन अ प्लेस, राइट, एंड यू फील हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम। Community and social capital. The social environment within a community, such as social cohesion, trust among neighbors, and opportunities for social interaction, plays a significant role in happiness. Strong social networks and supportive relationship foster a sense of belonging and enhance overall satisfaction. जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है उसमें आपस में जो नेबर्स हैं उनमें अच्छा ट्रस्ट हो, है ना, और सोशल इंटरेक्शन भी होना चाहिए, मतलब आस-पास के लोगों से बातचीत होगी हमारी तो हम खुश रहेंगे, तभी तो इंडिया में लोग यूजुअली खुश रहते हैं। जो आपस में नेबर्स बात करते हैं शाम को, है ना, एक-दूसरे से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। और अगर आप देखो कंपैरेटिवली इन फॉरेन लैंड्स, वहाँ पे लोग अकेले रहते हैं, तो दे हैव एन इश्यू, है ना, मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं उनको, उनको कोई मिलता नहीं है, उनको लोनलीनेस फ़ील होती है, वो इंडिया में यूजुअली नहीं होता है। अब थोड़ा अर्बन एरियाज़ में ऐसा होने लगा है, बट यूजुअली नहीं होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो हमारा माइंड ना पीसफुल रहता है, और दूसरा हमें ना बात करके एक दूसरे से, ह्यूमन एक सोशल पर्सन है, उसको चाहिए कि किसी से वो बात कर सके। तो जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, है ना, दूसरों की खुशियों में भी वो होते हैं, इंगेज होते हैं, तो वी फील हैप्पी। इसके बाद आता है वर्क एनवायरनमेंट। जहाँ हम काम करते हैं वी शुड फील पीसफुल इन दैट एनवायरनमेंट, हमें अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है वर्क का, या प्रॉब्लम हो रही है, बहुत स्ट्रेसफुल वर्क है ना। द फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क प्लेस इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक ergonomic design, natural light, supportive colleagues, and fair treatment significantly impact job satisfaction and happiness. मतलब आपके जो आसपास के काम करने वाले लोग हैं, आपके जो कोलीग्स हैं वो भी अच्छे हों, और आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे कोई पार्शियलिटी बायसनेस नहीं है, तो यू फील हैप्पी इन दैट प्लेस नॉर्मली। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। Availability and quality of healthcare services and educational opportunities within a country contribute to overall being. Access to these essential services promote physical health, personal development, and economic stability, which are all linked to happiness. So, अगर हमारे पास हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों का एक्सेस प्रेजेंट होगा किसी भी जगह, है ना, तो हम लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि इतना दूर जाना है, या हेल्थ ख़राब हो गई तो आपको पता है कि पास में ही हॉस्पिटल है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी सही रहेगी उससे, क्योंकि हम चेकअप करा पाएंगे, है ना, और हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी सही रहेगी क्योंकि हमें एजुकेशन अच्छी मिलेगी, और हम इकोनॉमिकली स्टेबल भी बनेंगे क्योंकि एजुकेशन हमको मिलेगी, है ना। तो ये एनवायरनमेंट जो है एजुकेशन वाला, या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हों अगर आसपास, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी होती है, जिससे आप जो ये पर्सनल ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फ़िज़िकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली लिंक तो हैप्पीनेस से ही हैं, है ना। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। Access to cultural activities, recreational facilities such as libraries, museums, and sports centers, and opportunities for leisure and environment contribute to a fulfilling and enjoyable lifestyle, enhancing happiness. So, cultural and recreational facilities, जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, डांस वगैरह, और हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में तो बहुत सारे, उनमें अगर हम पार्टिसिपेट करें और ऐसी एक्टिविटीज़ हो, आसपास कुछ फ़न के लिए भी हो, जैसे म्यूज़ियम्स हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गई, लाइब्रेरीज़ नहीं भी तो स्पोर्ट्स सेंटर, जो लोग स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू हैव फन, टू इन्जॉय आवर लाइफ। और जब हम एंटरटेन होते हैं या हम इन्जॉय करते हैं, वी फील हैप्पी। सो दिस इज़ ऑल्सो लिंक टू हैप्पीनेस। फिर आता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी।
Societies that prioritize environmental sustainability, conservation of natural resources, and efforts to mitigate climate change contribute to a sense of collective well being and future security, which are important for long term happiness. जो भी सोसाइटीज़ प्रायोरिटाइज करती हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज है ना, जो आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो थोड़ा कम हो, मिटिगेट हो, है ना। उससे हमारी जो बॉडी है वो सही रहेगी, हम लोग ठीक रहेंगे, वेल रहेंगे, है ना, और वी विल फील हैप्पी। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी हैप्पीनेस में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले करता है नेचुरल एनवायरनमेंट, देन वी हैव अर्बन डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर एंड वाटर क्वालिटी, नॉइज़ पॉल्यूशन, कम्युनिटी एंड सोशल कैपिटल, वर्क एनवायरनमेंट, access to healthcare and education, cultural and recreational facilities, and ninth is environmental sustainability। आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस एट इंडिविजुअल लेवल, मतलब एक इंसान के लिए इंडिविजुअली कौन से वो 4 फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिससे वो खुद खुश रह सकता है। पीछे हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े हैप्पीनेस के लिए कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल पे हैप्पीनेस के लिए हमें क्या चाहिए। तो ये बताया गया थ्रू 4 Fs। 4 Fs आर इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस एट इंडिविजुअल लेवल। सबसे पहले आता है फेथ, फिर फैमिली, फ्रेंड्स, एंड लास्ट इज फुलफिलिंग वर्क। तो फेथ डज नॉट मीन यू हैव टू बी रिलीजियस, इट मीन्स यू शुड बी स्पिरिचुअल, you should have something in your life that grounds you, a higher power that you can turn to। ठीक है, फिर आता है फैमिली मैटर्स बिल्ड, ये फिटनेस गलती से आ गया है। फैमिली मैटर्स बिल्ड यू योर रिलेशनशिप्स विद योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, फॉर दे आर द वंस you should be able to turn to always. This also includes your extended family of cousins, don't forget them। मीन्स फैमिली मैटर्स, जितने भी फैमिली के लोग होते हैं हमारे, स्पेशली हमारे पेरेंट्स और सिबलिंग, these people are on usually with us when we have issues, right? तो इन लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप अगर हेल्दी है, दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस एट इंडिविजुअल लेवल। अगर नहीं है तो हम हैप्पी नहीं रह पाते हैं ऑब्वियसली। फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद फ्रेंड्स आर इनवैल्यूएबल फॉर द सपोर्ट। हमें कोई हमारी एज के इंसान भी चाहिए जिसके साथ हम बात कर सकें, हर तरह की बात कर सकें, शेयर कर सकें, है ना, इंजॉय कर सकें। सो फ्रेंड्स जो है वो कनेक्शन है जो हमें सपोर्ट करते हैं, है ना, दे प्रोवाइड फन। वाइल टाइम विद फ्रेंड्स इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स सेक्रीफाइस्ड व्हेन schedules get crazy, it's worth the effort। You might be surprised to find ways to incorporate time with friends into your already hectic schedule, from lunches together once a month to weekly 10-minute phone call or even a running text conversation। ये नेसेसरी नहीं है कि आप अपने दोस्तों से रोज़ घंटे घंटे बात कर रहे हो। अगर आप 10 मिनट भी बात करते हो, कुछ समय के लिए भी बात करते हो, दैट्स ऑल्सो ओके। इसके बाद आता है फुलफिलिंग वर्क, फाइंडिंग मीनिंग इन योर वर्क। अगर हमें पता है ये काम हम क्यों कर रहे हैं, है ना, हमारे पास एक रीज़न है किसी काम को करने का, स्पेशली अगर हम ये कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, है ना, या किसी की हेल्प हो रही है हम जो वर्क कर रहे हैं उससे, तो वी फील फुलफिल्ड। ठीक है, तो उससे क्या है, हम लोगों को हैप्पीनेस फील होती है। फाइंड मीनिंग इन योर वर्क, यू विल फील सो फुलफिल्ड इफ़ यू वर्क इन अ सर्विस ऑफ अदर्स। वट एवर प्रोफेशन यू माइट बी इन, think deeply about who you are serving and strive to make their lives better with your work every day। तो 4 Fs हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे हमारी हैप्पीनेस के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। फेथ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फुलफिलिंग वर्क। हैप्पीनेस इज़ हेल्पिंग अदर्स, जो कि मैंने बताया था। फुलफिलिंग वर्क जो है दूसरों को हेल्प करके वी फील हैप्पी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो यूजुअली वी फील हैप्पी बाय हेल्पिंग अदर्स, राइट। या हमारे पास सब कुछ होता है तो हमको चाहिए होता है कि क्या है जो हमें खुश रहने में हेल्प कर सकता है, तो बहुत टाइम पे दूसरों की हेल्प करके वी फील हैप्पी। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस एट सोशल लेवल। सोशल लेवल पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं।
एनवायरनमेंट की क्वालिटी कैसे है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, सबसे पहले। दूसरा इक्वालिटी, आपको इक्वालिटी चाहिए सोशल लेवल पे, है ना, आपको ट्रीटमेंट चाहिए इक्वल दूसरों के कंपैरेटिवली, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर थर्ड इज़ सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या होता है? रिसोर्सेज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अराइज फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क्स। तो सोशल कैपिटल होता है जो बेनिफिट्स या अपॉर्चुनिटी हमें मिलती हैं ड्यू टू सोशल रिलेशनशिप्स। जैसे कहीं बोलने की अपॉर्चुनिटी हो गई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ सोशल कैपिटल इट इनकम्पासेस ट्रस्ट, रेसिप्रोसिटी, शेयर्ड नॉर्म्स एंड सोशल कोहेजन विद इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी। वो एक सोसाइटी में ट्रस्ट बिल्ड करता है एक दूसरे की बातों को हम आराम से सुन पाते हैं, ना, किसी भी कम्युनिटी में या सोसाइटी में जहाँ भी आप रहते हो। फिर फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल फैक्टर दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस हैप्पीनेस एंड वेलबींग। उसके बाद में सोशल रिलेशनशिप्स आपकी कैसे हैं, और सोशल सपोर्ट, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी मेम्बर्स आर क्रूशियल फॉर हैप्पीनेस। Positive interactions, emotional support, and a sense of belonging enhance well being. Having people who can provide practical and emotional support during times of need can buffer stress and increase overall happiness. This support network can include friends, family, colleagues, or even online communities. कोई भी हो सकता है ये सपोर्ट, है ना, ऑनलाइन, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशली यू नीड सपोर्ट। वो सपोर्टिव प्रैक्टिकल एंड इमोशनल सपोर्ट हम सबको चाहिए जब भी हम प्रॉब्लम में या स्ट्रेस में हैं, क्योंकि वी विल गेट स्ट्रेस्ड एट टाइम्स, बट द थिंग इज़ कि हम पॉजिटिवली चीज़ों को लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सोशल लेवल पे वर्क करते हैं? एक तो इन्वायरमेंट क्वालिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, सोशल कैपिटल, सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल सपोर्ट। सोशल कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द रिसोर्सेज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट अराइज फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क्स, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट था इसमें, और कुछ नहीं है। आगे देख लेते हैं। फ्रीडम एज अ फैक्टर ऑफ सोशल हैप्पीनेस, ये आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है। आई होप पॉज कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। Happiness is deeply intertwined with physiological, social, and emotional well being. Here's how each aspect contributes to overall happiness. ठीक है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल वेल बींग। सो सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल वेल बींग। तो उसमें क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले वी नीड फिजिकल हेल्थ। गुड फिजिकल हेल्थ is a fundamental aspect of happiness. When individuals are free from illness, have energy, and are physically capable, they are more likely to experience positive emotions and engage fully in life. और फिजिकल हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। Eating a balanced diet and engaging in regular physical activity contribute to both physical and mental well-being. Exercise releases endorphins, which are known to improve mood and reduce stress, contributing to happiness. Fifth, third factor is sleep. Sufficient and restorative sleep is crucial for cognitive function, emotional regulation, and overall well-being. Lack of sleep can lead to mood disturbances and reduced happiness. अच्छा देखो, हम लोग अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं और यूजुअली न्यूट्रिशंस भी लेने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, पर स्लीप हम बहुत बारी नेगलेक्ट कर देते हैं। बट स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस, है ना। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, यूजुअल नॉर्मल भाषा में कहें तो इसलिए स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर 3 ही है: फिजिकल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, जो कि आप उससे रिलेट कर सकते हो। न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, गुड स्लीप। फिर आता है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग के लिए हमारे सोशल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, हमें सोशली सपोर्ट हो, और सोशल इंटीग्रेशन।
ठीक है, हम 2 भी लिख सकते हैं, तो 2 कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स कैन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियनशिप एंड अ सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग। पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शंस एंड कनेक्शंस एनहांस हैप्पीनेस। फिर आता है सोशल सपोर्ट। हैविंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु कैन ऑफर प्रैक्टिकल असिस्टेंस, एडवाइस एंड एम्पैथी ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। ठीक है, जब भी हमें प्रॉब्लम हो तो हमारे पास ऐसे पूरे पीपल होने चाहिए, कई लोग होने चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके प्रॉब्लम में, है ना, चाहे वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। एनहांसेस, उससे क्या होता है, इट एनहांसेस रेजिलियंस एंड कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल वेलबींग। इससे हमारी सेहत भी ठीक रहती है एंड वी फील हैप्पी ऑल्सो एंड कंटेंट ऑल्सो, पॉजिटिवली देख पाते हैं चीज़ों को बेसिकली। सोशल इंटीग्रेशन, फीलिंग कनेक्टेड टू एंड इन्वॉल्व इन सोशल ग्रुप्स, whether through hobbies, religious communities, or workplace networks, provides opportunities for social engagement and enhance happiness. So अगर हम लोग कनेक्टेड हैं सोशल ग्रुप से, किसी भी तरह के सोशल ग्रुप हो सकते हैं, है ना, आजकल तो सोशल मीडिया भी होती है, बट स्पेशली किसी हॉबी के थ्रू कनेक्टेड हैं, जैसे हम लोग कुछ खेलते हैं या स्पोर्ट्स में हैं तो उसके थ्रू कनेक्टेड है, या फिर कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, हम लोग कहीं जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, उसके थ्रू कनेक्टेड है। यूजुअली ओल्ड एजड लोग इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू सोशल वेल बींग ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू हैप्पीनेस। इसके बाद आता है इमोशनल वेल बींग, इमोशनल रेगुलेशन। The ability to recognize, understand, and manage emotions effectively is essential for emotional well being. जो हमारी चीज़ों को समझने की, है ना, उन्हें उन्हें पहचानने की, और उनको हमारे इमोशंस हमें कैसे मैनेज करने हैं, ठीक है, ये इमोशनल वेलबींग के लिए बड़ा ज़रूरी है। प्रैक्टिसेस सच एज माइंडफुलनेस एंड इमोशन एक्सप्रेशन कंट्रीब्यूट टू इमोशनल रेजिलियंस एंड हैप्पीनेस। हाँ, हमें हम अपने इमोशंस ना एक्सप्रेस भी करने पड़ते हैं। हर बारी कोई ये नहीं समझ सकता आप क्या सोच रहे हो या आपको क्या लग रहा है। यू नीड टू एक्सप्रेस थिंग्स, राइट। तो इमोशनल एक्सप्रेशन इज़ वेरी वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस, जो कि लोग, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो लोग हैप्पी भी नहीं होते हैं। और दीज आर दो सेट ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज से भी डील करते हैं बहुत बारी। इसलिए इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल वेलबींग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। ठीक है, फिर आता है पॉजिटिव इमोशंस। अब हम जो सोचते हैं, हमें यूजुअली ना पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऐसा बोलते भी थे, बड़े लोग भी बोलते हैं, है ना, दादा दादी बोलते हैं कि यू शुड थिंक पॉजिटिवली। सो एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट पॉजिटिव इमोशंस such as joy, gratitude, and contentment contributes to overall happiness, and cultivating positive emotions through activities like practicing gratitude or engaging in enjoyable hobbies enhances emotional well-being. सबसे पहले तो हमें ना थोड़े पॉजिटिव इमोशंस जैसे जॉय, है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड फील हैप्पी, और उसको हमें हैप्पी क्या फ़ील कराता है हम सबको पता होता है यूजुअली, है ना। किसी को ड्राइंग पसंद होती है तो वो करता है तो उससे उससे हैप्पी फील होता है, तो हमें वो एक्टिविटीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस देम। सेकेंडली, हमें ना और कुछ पॉजिटिव क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय पॉजिटिव सोच ही पाएँ, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो, सबसे कॉमन बात है। उसके बाद लाइफ सेटिस्फैक्शन, फीलिंग सेटिस्फाइड विद वंस लाइफ एज अ होल including achievements, relationships, and personal growth, contribute significantly to happiness. It involves a sense of purpose, meaning, and fulfillment. अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ से खुश हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी खुश हो, और आप अपने आप से भी खुश हो, है ना। सबसे पहले तो आप अपने आप से भी खुश हो, जो आप हो उससे आप खुश हो, तो आप इमोशनली बिल्कुल ठीक है। आप, दिस लीड्स टू इमोशनल वेलबींग। एंड सेकेंडली, अगर आप इमोशनली बिल्कुल सही हो, आप इमोशनली बिल्कुल वेल हो, इट लीड टू हैप्पीनेस। तो इमोशनल वेलबींग वी हैव 3 फैक्टर्स: इमोशंस रेगुलेशन, देन वी हैव पॉजिटिव इमोशंस, और थर्ड इज़ योर लाइफ सेटिस्फैक्शन। ओवरऑल अचीविंग हैप्पीनेस इन्वॉल्व नर्चरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग। सारे एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ में होने चाहिए वेलबींग के लिए, जो इम्पॉर्टेंट है हैप्पीनेस के लिए। कौन कौन से? फिजियोलॉजिकल भी हो, सोशल भी हो, एंड इमोशनल भी हो। टेकिंग केयर ऑफ़ फिज़िकल हेल्थ, कल्टिवेटिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। इस आप सोशल वेलबींग कैसे मेंटेन कर सकते हो? सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्ट करो
जो आपको सोशल है ना, जो आपको क्या करते हैं, एक तरह से सपोर्ट करते हैं, ना कि आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना जानते हो, आपको पता है कि किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से एक्सप्रेस करना है, तो यू विल ऑलवेज फील हैप्पी, ठीक है। ये गलती से आ गई है लाइन, उसके बाद में आप पढ़ सकते हो इसको, टॉपिक को एक बारी पॉज करके। आगे बढ़ते हैं फिर। फिजियोलॉजिक साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल बेसिस फॉर हैप्पीनेस। अब साइकोलॉजिकली हैप्पीनेस के क्या क्या बेसिस हैं, वील सी। हैप्पीनेस फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। की कंपोनेंट्स इंक्लूड positive emotions, engagement, relationships, meaning and purpose, accomplishments, resilience, mindfulness and acceptance, genetics and personality. सबसे पहले पॉजिटिव इमोशंस, फीलिंग जॉय, ग्रेटिट्यूड, कंटेनमेंट एंड अदर पॉजिटिव इमोशंस कंट्रीब्यूट टू हैप्पीनेस, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंगेजमेंट, बीइंग फुली एब्जॉर्ब्ड इन एक्टिविटीज़ दैट चैलेंज एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। मतलब कोई भी काम कर रहे हो उसको पूरा मन लगा के करो, है ना, उससे भी यू विल फील हैप्पी। देन थर्ड इज़ रिलेशनशिप्स, क्वालिटी सोशल कनेक्शंस एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर्स आर वाइटल फॉर हैप्पीनेस, ठीक है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी आता है। उसके बाद मीनिंग एंड पर्पस, हैविंग गोल्स एंड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ, फीलिंग दैट वंस एक्शंस हैव मीनिंग एंड कंट्रीब्यूट टू समथिंग लार्जर। आपके गोल्स ऐसे हों जो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सके, मतलब आप आगे क्या करोगे, आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए, है ना, और आपके एक्शंस में कुछ मीनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकली आपको हैप्पी रखता है, ठीक है। फिर अकम्पलिशमेंट्स, अचीविंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स बोथ बिग एंड स्मॉल कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यू विल फील हैप्पी। अगर आप कुछ अचीव करते हो यू विल फील हैप्पी, इट्स सो जनरल। देन वी हैव रेजिलियंस, द एबिलिटी टू कॉप अप विद एडवर्सिटी एंड बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स इज क्रूशियल फॉर सस्टेन्ड हैप्पीनेस। मतलब अगर आपने कभी फेलियर देख लिया है ना, कुछ गलत हो गया आपके साथ, तो रेजिलियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस साइकोलॉजिकली फॉर हैप्पीनेस, कि आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप फिर से उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो या फिर आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है। अगर आपके अंदर रेजिलियंस है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको हैप्पी रखता है साइकोलॉजिकली, है ना। उसके बाद आता है माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड एक्सेप्टिंग वन सेल्फ एंड वन सर्कमस्टेंसेज कैन इन्हेंस ओवरऑल वेल बींग। अगर आप जिस कंडीशन में हो, जैसे हो, आप उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो और फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, तो यू विल, आप हो सकता है उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो और उनको चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, हो सकता है सही हो भी जाए, नहीं भी हो, लेकिन आप उस मोमेंट में एक तो शांत हो पाओगे और आपका माइंड काम रहेगा, यू विल फील हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। और अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे तो हो सकता है आप अपने सर्कमस्टांसेस को भी चेंज कर पाओ, अपनी बुरी सिचुएशन को भी सही कर लो, रादर देन नेगेटिव होने के बाद आपको इतना सही नहीं फील होगा, तो आप चीज़ों को भी ठीक नहीं कर पाओगे अगर आप खुद सही नहीं रहोगे तो। फिर आता है जेनेटिक्स एंड पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जेनेटिक्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन्फ्लुएंस वन बेस लाइन लेवल ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, पॉजिटिव इमोशंस जिनमें से पहला है पॉजिटिव इमोशन, फिर इंगेजमेंट, ठीक है, रिलेशनशिप्स हमारी सही हो, उसके बाद में और मीनिंग एंड पर्पस, हर काम में कोई मीनिंग पर्पस हो, आपके एक्शन कुछ मीनिंग रखते हों, गोल्स हों आपके, अकम्पलिशमेंट्स, ठीक है, फिर रेजिलियंस, माइंडफुलनेस एंड एक्सेप्टेंस एंड जेनेटिक्स एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। इसके बाद में करते हैं हार्मोनल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। Happiness also has a hormonal basis, with several key hormones playing a significant role regulating mood and overall well-being. सबसे पहला हार्मोन है सेरोटोनिन, often referred to as happiness hormone, इसको happiness hormone बोलते हैं सेरोटोनिन को। Serotonin is crucial for regulating mood, happiness and anxiety. It helps promote feelings of contentment and well-being, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है हमारे मूड को, हमारी हैप्पीनेस को, और हम एंशियस ना हो इस चीज़ को भी, तो सेरोटोनिन इज नोन एज अ हैप्पीनेस हार्मोन। फिर आता है डोपामीन, डोपामीन इज इन्वॉल्व इन द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम एंड प्लेज अ रोल इन एक्सपीरियंसिंग प्लेजर एंड मोटिवेशन।
डोपामिन जो है हमें मोटिवेट करने में हेल्प करता है। इट रीइंफोर्सेस बिहेवियर्स दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कंट्रीब्यूट टू फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो हम वो ये हमें मोटिवेट करता है एक तरह से वो काम करने के लिए जो रिवॉर्डिंग है, और ये हमें एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी देता है। ठीक है, तो सेरोटोनिन तो हैप्पीनेस हार्मोन है, और डोपामिन जो है ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में इन्वॉल्व है, और ये हेल्प प्ले अ रोल इन एक्सपीरियंसिंग प्लेजर एंड मोटिवेशन। ठीक है, ये दोनों हो गए। उसके बाद एंडोर्फिन्स। Endorphins are neurotransmitters that act as natural painkillers and contributes to feeling of euphoria and well-being. हम पढ़ेंगे euphoria क्या होता है आगे। They are released during activities such as exercise, laughter and other enjoyable experiences. जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं सबसे कॉमन, ठीक है, हंसते हैं ज़ोर ज़ोर से, या किसी भी चीज़ में मस्ती करते हैं, इन्जॉय करते हैं, है ना, तो एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ हैप्पी हार्मोन, है ना, खुशी में रिलीज़ होता है। देन वी हैव ऑक्सीटोसिन। इट इज़ नोन एज द लव हार्मोन। Oxytocin is released during social bonding activities such as hugging, kissing, and socializing. It promotes trust, empathy, and connection with others, which are essential for happiness. ठीक है, ये सोशलाइजिंग, हगिंग, किसिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ के दौरान रिलीज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। और ये ट्रस्ट, एम्पैथी और जो इमोशनल वाले पर्सपेक्ट्स होते हैं ना, कनेक्शन विद अदर्स, ये सारी चीज़ों में जब ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो कि हैप्पीनेस के लिए भी ज़रूरी होती हैं, तब रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये हैप्पी हार्मोन्स हैं कौन कौन से? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये हम पढ़ चुके हैं ना पीछे। सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन था, डोपामिन मोटिवेट करने वाला था, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन था, एंड एंडोर्फिन्स जब भी हम बहुत हंसते हैं, मस्ती करते हैं, तब रिलीज़ होता है। ठीक है, फिर cortisol. While primarily known as stress hormone, cortisol also plays a role in mood regulation. Elevated levels of cortisol due to chronic stress can negatively impact mood and overall happiness. तो cortisol release नहीं होना चाहिए ज़्यादा। Progesterone and estrogen. These are sex hormones, influence mood and emotional well-being, particularly in women. Fluctuation in these hormones throughout the menstrual cycle and during menopause can affect mood and happiness levels. तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब आपको पीरियड्स होते हैं, है ना, और उस टाइम पे अगर ये इन चीज़ों में इन इन हॉर्मोन्स में अगर फ्लक्चुएशन हो जाए इनके लेवल्स में, देन यू विल हैव दिस विल अफेक्ट योर मूड एंड हैप्पीनेस इन अ जनरल लेवल. So, understanding the hormonal basis of happiness helps to explain why certain activities, social interactions, and lifestyle choices can have profound effects on our mood and overall sense of well being. Balancing these hormones through healthy behavior such as exercise, socializing, and stress management can contribute to greater happiness and emotional resilience. ठीक है, इसके बाद आता है कॉपिंग विद स्ट्रेस, अ लाइफ सेविंग स्किल। ये फोर्थ और लास्ट टॉपिक है हमारी इस यूनिट का। स्ट्रेस के साथ किस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम स्ट्रेस के साथ डील कैसे करें, जो कि आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत होता है लोगों को। सबसे पहले आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स। रिकॉग्नाइज व्हाट ट्रिगर्स योर स्ट्रेस। इट कुड बी वर्क डेडलाइंस, रिलेशनशिप इशूज़, फाइनेंशियल वरीज एक्सेट्रा। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको स्ट्रेस है किस वजह से। फिर डेवलप हेल्दी रिस्पॉन्सेज। इंस्टीड ऑफ इग्नोरिंग स्ट्रेस और रिएक्टिंग इम्पल्सिवली, डेवलप कंस्ट्रक्टिव वेज टू रिस्पॉन्ड। दिस में इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीकिंग सपोर्ट और चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। उसके बाद हेल्दी रिस्पॉन्स। देखो, स्ट्रेस को कॉप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे ना, ये हमारा एक तरह से ना एक तरीका है। ये ना एक तरीका है, पहले आप स्ट्रेस आइडेंटिफाई करो, फिर हेल्दी रिस्पॉन्सेज उसके लिए डेवलप करो जो स्ट्रेस आपको है उस रीज़न की वजह से। ठीक है, तो वो तरीका हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स। Recognize what triggers your stress. It could be work deadlines, relationship issues, financial worries, etc. फिर develop healthy responses to this. Instead of ignoring stress or reacting impulsively, develop constructive ways to respond. This may involve problem solving, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी से हेल्प ले लो, सपोर्ट ले लो,
और चेंज योर पर्सपेक्टिव। उसके बाद प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, फिर अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें डीप ब्रीदिंग आता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगा, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ पावरफुल स्ट्रेस रिलीवर। इट हेल्प्स रिलीज एंडोर्फिन्स, जो हमने पीछे पढ़ा, हैप्पीनेस क्रिएट करता है हमारी बॉडी में जब भी हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना। एंड इम्प्रूव्स योर मूड। एम एट फॉर एटलीस्ट 30 minutes ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ठीक है। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, अच्छी डाइट खाओ, स्लीप अच्छी लो, अल्कोहल मत लो, कैफ़ीन वगैरह सब अवॉइड करो, तो ये स्ट्रेस को कम करता है। सेट बाउंड्रीज, लर्न टू से नो टू रिक्वेस्ट दैट ओवरवेलम यू और टेक ऑन टू मच एट वंस, प्रायोरिटाइज टास्क एंड डेलीगेट व्हेन पॉसिबल। देखो, यू शुड से हैव अ हैबिट टू से नो ऑल्सो। आपको पता होना चाहिए कब आपको मना करना है किसी चीज़ के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है और आपको पता है और उससे आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, तो इट्स बेटर टू लीव दैट वर्क। अगर पॉसिबल है तो आप उस काम को मत करो, उतना मत करो। तो आपकी कुछ बाउंड्रीज भी सेट होनी चाहिए कि इसके आगे मैं काम नहीं करूँगी, या इसके आगे मैं इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगी, या फिर अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मैं उसको मना कर दूँगी, है ना, सीधे सीधे। सो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो व्हाट स्ट्रेसेस यू, देन डेवलप स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। थर्ड इज़ प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जैसे डीप ब्रीदिंग, योगा, है ना, मेडिटेशन। फिर एक्सरसाइज करो रेगुलरली, 30 मिनट डेली। उसके बाद मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और फिर सेट बाउंड्रीज ऑल्सो। ठीक है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कनेक्ट विद अदर्स, स्टे प्रेजेंट इन द माइंडफुलनेस में क्या पढ़ सकते हैं हम, स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड अवॉइड dwelling ऑन द पास्ट रिग्रेट्स और वरिंग अबाउट द फ्यूचर। या कि आप ये सोचो कि पहले ऐसा हुआ था, या फिर आप ये सोचो कि बाद में कैसे होगा, है ना, फ्यूचर की टेंशन लो या पास्ट के बारे में सोच के दुखी हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर टू स्टे इन द मोमेंट। ठीक है। उससे आपको स्ट्रेस भी कम होगा। कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों से बातचीत करो। जैसे इंसान सोशल होता है तो सबसे बातचीत रखता है ना, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करता है, दे विल फील हैप्पी। वैसे भी बोलते हैं ना कि अगर आप अ, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो तो ऐसा लगता है कि वो कम हो गई हैं, है ना। उसके बाद कनेक्ट विद अदर्स, सीक सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली और अ थेरेपिस्ट। अगर फैमिली फ्रेंड से भी सपोर्ट नहीं है तो थेरेपिस्ट से you can consult. Talking about your feelings can help you gain perspective and find solutions. आपकी कुछ हॉबीज़ होनी चाहिए, engage in hobbies also and seek professional help. Lastly, अगर कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे तो प्रोफेशनल हेल्प लो और आप ठीक हो जाओगे, बिकॉज दे नो हाउ टू डील विथ थिंग्स, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो लोग आपसे बात ही करेंगे बस, एंड आप उससे ही ठीक हो जाओगे। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस के कुछ और चीज़ें जो हम कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कनेक्ट विद अदर्स, इंगेज इन हॉबीज, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ नीडेड। मैं कई कई बार बोल देती हूँ एक चीज़ ताकि आपको याद रहे। मोस्टली ये वाला टॉपिक सब एग्ज़ाम से पहले ही देखते हैं, सो इसीलिए बोल रही हूँ बार बार ही। Thank you for watching the video, and if you like the video please do comments, like and subscribe the channel. Bye bye.